हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7 अतीत से वर्तमान का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है रिक्त स्थानों को भरें। तो इसमें क नंबर में है 16वीं शताब्दी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो किसने किया? बाबर ने प्रयोग किया। अगला है कि तबकात डैश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो क्या होगा? तबकात ए नासिरी। फिर डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। तो मुसलमान लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। फिर है भारत में कागज का प्रयोग कब चालू हुआ? प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। फिर अगला है जोड़े बनाइए। तो राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। भक्त संत दरिया साहब थे। अगला है तबकात नसीरी मिनहाज उस सिराज से मिलेगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। मानसिंह बेकटपुर का हो जाएगा मंदिर। चलिए ठीक है, बेकटपुर का शिव मंदिर हो गया। अब है मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा चीज़ है? तो धोती है, कुर्ता है, साड़ी है, चोली है, पगड़ी है, अंगोछा है, दुपट्टा आदि मध्यकाल से अभी तक हम लोग यूज करते रहे हैं। यानी मध्यकाल का चीज़ है लेकिन अभी भी इसका व्यवहार में उपयोग आज भी हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, धोती, कुर्ता, साड़ी, चोली, पगड़ी, अंगोछा। धोती तो पहनते ही हैं, कुर्ता भी पहनते हैं हम लोग, साड़ी महिला लोग, चोली भी, पगड़ी पहनते ही हैं, अंगोछा, दुपट्टा। चलिए अगला है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए दो प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या क्या था? तो पहला था करघे का प्रयोग में सुधार का प्रयोग और सुधार, और फिर सूती वस्त्रों की बुनाई में मशीन का उपयोग। ये दो प्रौद्योगिकी मतलब मशीनी टेक्नोलॉजिकल सुधार है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। अगला है वनवासी लोग वनवासी लोगों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? तो कारण है खेती के विस्तार और जंगल की कटाई, राजनीतिक दबाव और शासकों के द्वारा कर लगाए जाने की नीति के चलते। तो क्या क्या कारण है? तो खेती का विस्तार करना चाहते थे हम लोग, इसलिए जंगल कटाई करना पड़ा। तो वनवासी लोग जंगल कटा तो वहाँ से भागे। जंगल की कटाई, वही खेती का विस्तार, तो जंगल की कटाई हुआ। राजनीतिक दबाव है ना, राजनीतिक दबाव भी कई बार वनवासी को भगाने के का ये था, उसके कारण भी छोड़ना पड़ा उनको। और शासकों के द्वारा कर लगाने की नीति के चलते शासक उन पर कर थोपना चाहता था, वनवासियों पर भी कुछ टैक्स लगाना चाहता था, जिसके कारण भी वह जंगल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगला है गंगा यमुना संस्कृति से क्या समझते हैं? तो गंगा यमुना संस्कृति से तात्पर्य है हिंदू मुसलमान समुदाय के सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल से है। गंगा यमुना संस्कृति का तात्पर्य है हिंदू मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल से है, जो विशेषकर उत्तर भारत में विकसित हुई। मतलब जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान में एक साथ रह रहे हैं और मिलीजुली संस्कृति का एक विकास किए हैं, यही है गंगा यमुना संस्कृति। यानी सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल से है। अगला 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखिए। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो नई कृषि तकनीक आई। क्या आई? नई कृषि तकनीक आई। नई कृषि तकनीक, लोहे के उपकरण का उपयोग। क्या क्या हुआ 8वीं शताब्दी के आसपास? क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो नई कृषि तकनीक आ गई, जैसे अच्छा क्वालिटी का हल आया, है ना, इस टाइप का परिवर्तन हुआ। लोहे के उपकरण बनने लगे। गांवों का विकास हुआ 8वीं शताब्दी के आसपास। याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी मतलब 701 से लेकर 799 ईस्वी तक की बात हो रही है। अब है सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ। सामाजिक संरचना में बदलाव भी हुआ। सामाजिक संरचना में 8वीं शताब्दी के आसपास क्या बदलाव हुआ? बहुत सारा बदलाव हुआ, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, ये सारा चीज़ आ गया था, है ना, वर्ण व्यवस्था आ गया था। लोगों का लोगों में मतलब एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक संरचना में भी बदलाव हुआ है ना। छोटे छोटे राजा उभर के आ रहे थे, है ना। हिंदू मुस्लिम भी 8वीं शताब्दी के आसपास भारत में आ गया था। तो ये सारा चीज़ है, और कई सारे बदलाव हो रहे थे उस समय। गुप्त काल जो है, गुप्त काल
स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो ये सारा चीज़ है। सामाजिक संरचना में भी बदलाव हुआ, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत आदि, ये सारा चीज़ है। क्या प्राचीन काल की तुलना मध्यकाल से के अध्ययन से के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध थे? क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? तो हाँ, मध्यकालीन भारत में के अध्ययन के लिए प्राचीन काल की तुलना में, यानी प्राचीन काल में लोग ज़्यादातर क्या था, प्राचीन काल के में लिखने का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि कागज 13वीं शताब्दी में आया। और तो उस समय प्राचीन काल में लगभग ईसा पूर्व के समय जब था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, ये सारा मतलब कहा जा सकता है प्राचीन काल के समय जो है शिलालेख मिलता है उस समय, अशोक के समय तक, यहाँ तक कि 200 AD के आसपास तक जो है हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को ये मिलता है कागज़ का इस्तेमाल उतना नहीं, कागज़ का इस्तेमाल नहीं मिलता है। उस समय लोग ताम्रपत्र पे लिखते थे और शिलालेख पर लिखते थे, या अन्य प्रकार के स्रोत थे। उतना ज़्यादा साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं था। अवशेषों से अध्ययन प्राचीन काल के का हम लोग करते थे। तो प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में तो बहुत सारा साहित्य भी आ गया, बहुत सारा चीज़ स्रोत हो गया, कागज उगज भी धीरे धीरे आने लगा, और इस प्रकार से बहुत सारा स्रोत उभर के आया, है ना। कई सारे इतिहासकार, कई सारे कहा जा सकता है कि यात्री आए जिन्होंने अपना ये यात्रा वृत्तांत लिखा, उससे भी हमको बहुत सारा पता चलता है। तो ये मध्यकाल में तो बहुत कुछ आ गया था। तो प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में अध्ययन के ज़्यादा स्रोत निश्चित रूप से उपलब्ध हैं, है ना। यह स्रोत मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे ताम्रपत्र, सिक्के आ गए थे मुख्य रूप से। देखे गुप्तकालीन सोने के सिक्के, हम लोग गोल्डन एज पढ़े थे। तो शिलालेख, ताम्रपत्र, साहित्यिक कृतियाँ जैसे कि फारसी, अरबी और सांस्कृतिक ग्रंथ वही सब आ गया था। साहित्यिक कृतियाँ में यही सब आ जाएगा, जैसे फारसी से लिखा हुआ चीज़, अरबी तो मध्यकाल में आ चुका था। विदेशी यात्रा वृत्तांत बताए थे ना, अभी यात्रा वृत्तांत बहुत सारे विदेशी आए, हैंसांग ये सब आए थे ना, तो ये सारा चीज़ जो है भी मिला, उनका यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है। उसके बाद मंदिर, मस्जिद और महलों की वास्तुकला से भी बहुत सारा जानकारी मिला, है ना, आर्किटेक्ट से। प्रशासनिक दस्तावेज और अभिलेखागार में बहुत सारा अभिलेख मिला है, अभिलेख। अब इनमें से बहुत से स्रोत लिखित रूप में हैं, जिनमें इतिहासकार को घटनाओं का विश्लेषण करने में भी सुविधा हो जाती है मध्यकाल का, लेकिन प्राचीन काल का उतना ज़्यादा नहीं था। जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते होंगे बताओ। जब एक बार देखे थे ना, वो वाला दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होने वाला 2 कहानी का वर्णन है हम लोगों में, इसमें पढ़े थे, आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 इतिहासकार एक ही घटना को 2 अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान का इतिहासकार थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार सभी स्रोतों को गहराई से क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, जांच करते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना करते हैं, क्या क्या दृष्टिकोण हो सकता है, हर दृष्टिकोण, हर पहलू से, हर एंगल से सोचते हैं वो। फिर साहित्यिक स्रोत की प्रामाणिकता और लेखक की पृष्ठभूमि को भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कौन लिखा है उसको, कोई भारतीय लिखा है, कोई विदेशी लिखा है, कोई राजा का चाटुकार लिखा है, कोई राजा का करीबी लिखा है। इस प्रकार से स्रोत का प्रामाणिकता को तय करता है, लेखक की पृष्ठभूमि को देखता है, तर्क संगत निष्कर्ष निकालने के लिए प्रमाणों का विश्लेषण भी करता है, और तर्क के अनुसार भी अभी का इतिहासकार सोचता है। कभी कभी वे घटनाएं विभिन्न पहलुओं को मान्यता देते हुए बहुत दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये सारा चीज़ है। अब आप इस प्रकार से एक अच्छा इतिहास लिखा जाता है। जब एक ही चीज़ का अलग अलग इतिहासकार अलग अलग ढंग से लिखे हुए होते हैं, तो उस दुविधा का हल इसी तरह से निकालते हैं वो लोग, है ना। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते हैं, तो गहराई से विभिन्न सभी स्रोतों को गहराई से जांच करते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं, स्रोत की प्रामाणिकता और लेखक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हैं, तर्कसंगत निष्कर्ष के लिए प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद कभी कभी घटना के विभिन्न पहलुओं को मान्यता देते हुए बहुत दृष्टिकोण, यानी बहुत सारा एंगल से देखते हैं। अब आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। संस्मरण मतलब आपके दिमाग में जो पुरानी चीज़ें हैं, आप अपनी पसंद और रुचि के किसी भी परिचित व्यक्ति और उसके जीवन की घटनाओं को लिख सकते हैं। जैसे कि आप किसी के जीवन के बारे में आँख से देखें या सुने हैं, उसके बारे में संस्मरण वही होता है।
इसको आपको खुद ही लिखना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है जो आपके दिमाग में है, कोई भी घटना उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड। मुझे याद है, हम इसमें लिख रहे हैं कि मुझे याद है कि जब पिताजी ने पहली बार मुझे साइकिल चलाना सिखाया तो मैं डर रहा था। ये संस्मरण है, पुरानी याद है, लेकिन उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। जैसे ही मैंने बैलेंस बनाया, मुझे आज़ादी और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। वह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार पलों में से एक है। अगला है, आजकल प्रचलित सिक्कों में किन किन बातों की जानकारी मिल सकती है। तो आजकल प्रचलित सिक्कों में निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। क्या क्या? तो देश का नाम, देखो भारत लिखा रहता है सिक्का पर, प्रतीक है ना, इंडिया का प्रतीक लिखा रहता है उस पर, ना, सिंह वाला चित्र रहता है ना, और इस प्रकार से 4 सिंह वाला, है कि नहीं, इस प्रकार से और बहुत सारा चीज़ रहता है ना। वो चक्र रहता है ना। और जारी करने वाले बैंक या आरबीआई का नाम या संस्था का नाम रहता है। कितना ईस्वी में हुआ वो भी रहता है, मूल्य रहता है कितना का है। और विशेष अवसरों पर जारी किए गए सिक्के में ऐतिहासिक घटनाएं या महान व्यक्तित्व, जैसे गांधी जी हो गए, है ना, बहुत सारे लोगों का नाम, महान व्यक्तित्व का भी रहता है। और सांस्कृतिक विरासत की जानकारियाँ भी इसमें मिलती है। जैसे अभी बहुत सारे नोट में एलोरा का गुफा है ना, एलोरा का गुफा है, कहीं वो रथ मंदिर है, ये सारा चीज़ भी है ना। मंगलयान वाला है चित्र, देखिए 2000 वाला नोट पे है ना। इस प्रकार से बहुत सारा चित्र, बहुत सारा जो विशेष अवसर पर जारी होता है उसमें ऐतिहासिक घटनाएं, महान व्यक्तित्व और सांस्कृतिक विरासत आदि की भी जानकारी मिलती है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मित्रों, आप इसको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें कुछ सुधार करना है तो मैं इसे सुधार करूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।